चलो देखो यहाँ देखो और ध्यान से थोड़ा सा करते हैं इसको। पिछले क्लास जाते जाते मेरे ख्याल में आखिरी सवाल ये वाला था आप लोग का, बहुत सारा पार्ट वाला नहीं। और अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से। चलो यहाँ देखो, अ पर्सन amortizes a loan of 15 lakh for renovation of his house by 8 years mortgage at the rate of 12% per annum compounded monthly. Find the equated monthly installment, मतलब EMI पूछा है इसमें। नेक्स्ट वाले में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ, इंटरेस्ट पेड, प्रिंसिपल कंटेन एंड टोटल इंटरेस्ट पेड। चलो देखो यहाँ देखो कर रहे हैं इसको, लिखो पहले एक बार डेटा को लिख देते हैं, डिकोड करते हैं कि क्या क्या बनेगा हम लोग के लिए। 15 लाख क्या बनेगा हम लोग के लिए, पी मेरे ख्याल 15 लाख, ठीक है। फिर आपके लिए 8 इयर्स का मॉर्गेज है, तो एन कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8 कितना आएगा ये वाला 96। फिर उसके बाद में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, तो आई कितना हो जाएगा 12/1200 विच इज इक्वल्स टू 0.01। फिर उसके बाद में क्या है, बाकी सारा सॉर्टेड है मेरे ख्याल में। तो पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है, देखो ईएमआई। अब ईएमआई के लिए आप देख लो कि पॉजिटिव पावर का सपोर्ट है कि नेगेटिव पावर का। पॉजिटिव पावर का अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चूज करोगे आप। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि ईएमआई इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलो फॉर्मूला, पी इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस। वैल्यूज डालोगे तो पी की जगह पर 15 लाख इंटू आई की जगह पर 0.01 इंटू 1 प्लस आई की जगह पर 1.01 और टू द पावर में कितना 96 डिवाइडेड बाय 1.01 टू द पावर 96 माइनस 1। सॉल्व करने पे 15 लाख इंटू 0.01 इंटू इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ 2.5993 और नीचे हो जाएगा ये 2.5993 माइनस 1, तो 1.5993। क्या आंसर आया इसका 24379.1, 24379.10, ये आना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल में। सेकंड पार्ट में आप देखो कि आपसे पूछा है द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास में, क्या था वो फॉर्मूला बताओ, एक सेकेंड। ये जस्ट मैं डेटा यहाँ पर एक बार रहने देता हूँ आपको, हालांकि डेटा बार बार नहीं लिखना। सेकंड पार्ट के लिए बोलो तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ कौन सा मंथ, 40th मंथ, क्या हो जाएगा बोलो, ईएमआई इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई पावर एन माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आई इनटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस के प्लस, ऐसा कुछ था। क्या आएगा बताओ, ईएमआई कितना रखा है आपका 24379, सो 24379.10 इनटू, अब इसमें आप देखो कि वैल्यू जब आप डालोगे तो 1.01 टू द पावर ये हो जाएगा 96 माइनस 40 प्लस 1 माइनस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.01 इनटू 1.01 टू द पावर 96 माइनस 40 प्लस। फर्दर सॉल्व करने पे इसका आंसर 24379.10 इनटू इसका वैल्यू होगा 96 माइनस 40 कितना हो जाएगा 56 और प्लस 1 57 और पावर 57 का आंसर दिया है 1.7633। तो यहां पर 1.7633 माइनस 1 अल्टीमेटली 0.7633 और नीचे आपके पास 0.01 इनटू 1.7633, ऐसा सिचुएशन हो। क्लियर है मेरे ख्याल में ये वाला। फिर यहां से आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है और वो निकल के आएगा मेरे ख्याल में कितना
10,55,326, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 10,55,326.20, ये आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट, थर्ड पार्ट। उसके लिए देखना, इंटरेस्ट पेड इन 40th पार्ट is equals to, formula was EMI into 1 plus I to the power n minus k plus 1 minus 1 upon I नहीं रहेगा आपके पास में, it will be 1 plus I whole to the power n minus k plus 1. So this is 24379.10 into ये हो जाएगा 1.01 टू द पावर कितना आया था 57 ना, -1 डिवाइडेड बाय 1.01 टू द पावर 57. सो वैल्यू डालोगे तो 24379.10 इनटू यहां पर सॉल्व करोगे कितना था 0.7633 और नीचे हो जाएगा 1.763 और सॉल्व करके इसका आंसर आएगा आपके ये थोड़ा फालतू आ गया शायद यहाँ पे 10553 सेकेंड 10553.26 था ना शायद, चलेगा। ये क्या आ गया आपके इंटरेस्ट पेड इन द 40th पेमेंट। चौथे पार्ट में पूछा है आपसे क्या प्रिंसिपल पेड इन द 40th पेमेंट, तो प्रिंसिपल के लिए क्या कर सकते हो ईएमआई में से इंटरेस्ट माइनस, फोर्थ पार्ट के लिए प्रिंसिपल इन 40th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो 24379.10 माइनस ये इंटरेस्ट कंपोनेंट तो 10553.26, क्या आ रहा है ये डिफरेंस 13825.84, 1328, एक बार फिर से बताओ कितना था 82.825.8, ठीक है। और इसके बाद में आखिरी पार्ट में पूछा था आपसे टोटल इंटरेस्ट पेड 5 नंबर पे, तो टोटल इंटरेस्ट पेड इसका आंसर क्या होगा इज इक्वल्स टू n इंटू EMI माइनस प्रिंसिपल। सो ये हो जाएगा n कितना आपका 96 इंटू 24379.10 माइनस लोन कितने का था 15 लाख, क्या आ रहा है ये सॉल्व करके 8,40,393.60, 8,40,393.60, ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में, इंपॉर्टेंट है इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता ही है केस स्टडी के फॉर्मेट में। हो सकता है कि चारों पांचों पार्ट ना पूछे, इसमें से कोई 2 पार्ट पूछे, कोई 3 पार्ट पूछे, बट आएगा ये बात पक्का है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, इसको एक बार गो थ्रू कर लो। चलो आओ देखो करते हैं। ये कह रहा है कि इन द ईयर 2010 मिस्टर अग्रवाल टुक अ होम लोन फॉर ₹30 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया at 7.5% per annum compounded monthly for 20 years. Based on the above information, answer the following question. Determine the EMI. कुछ पार्ट तो बहुत सिंपल और डायरेक्ट है। EMI के लिए क्या कर सकते हो आप, ये तो पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख लो। लोन कितने का है आपका 30 लाख, तो P आपका 30 लाख हो गया। टाइम पीरियड कितना है आपका 20 साल, तो N आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू 20, तो 240। आई आपका कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5%, 7.5 अपॉन कितना 100, दैट इज 0.0075। फिर इसके बाद में
गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ हाँ, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, 1200। और फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.00625। चलेगा मेरे ख्याल में। और फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है ईएमआई, और आपको ये चीज देखना होगा कि पॉजिटिव वैल्यू का आपको सपोर्ट दिया हो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा बताओ? ईएमआई इज इक्वल्स टू क्या? पी इंटू आई इंटू क्या? 1 + i होल टू द पावर n, और नीचे 1 + i होल टू द पावर n ओवरऑल -1। वैल्यू डालने पे 30 लाख इंटू आई के जगह पर 0.00625 इंटू यहाँ पर शायद से 1.00625, एक बार ऐसे वैल्यू भी लिख ही देता हूँ, और ऊपर 240। नीचे क्या आएगा बताओ? 1.00, अरे 1.00625 टू द पावर -1। इसके आगे क्या होगा बताओ? एक बार फिर से एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो 30 लाख इंटू 0.00625 इंटू कितना दिया हुआ? 4.4608 ऊपर, तो 4.4608, और नीचे क्या है कि 4.4608 -1 करने पे क्या हो जाएगा? 3.4608। और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आना चाहिए ये वाला फिगर, 24167.82। क्लियर मेरे ख्याल में? सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन 150th इंस्टॉलमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सेकंड पार्ट में डायरेक्टली मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। इट वाज व्हाट? ईएमआई इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 + i होल टू द पावर n - k + 1 -1 अपॉन में i इनटू प्रिंसिपल पूछा है कि इंटरेस्ट पूछा है? लेकिन इंटरेस्ट निकालना तो पड़ेगा ही पहले, ठीक है? अच्छा, इंटरेस्ट वाले में शायद i नहीं था नीचे ना, तो 1 + i होल टू द पावर, मतलब i वाला जो फॉर्मूला है वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के लिए था, तो इसमें i नहीं रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपके फॉर्मूला का। ईएमआई आपका कितना आ रखा है? 24167.8 इंटू 1.00625 टू द पावर 240 -1 अपॉन में 1.00625 टू द पावर 240। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स 24167.82 इंटू इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था 4.4608, तो ऊपर जो है वो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 3.4608, और नीचे इट विल रिमेन 4.4608। अच्छा, अरे हाँ यार, थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे भी हो, अच्छा फिर तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी। कितना आ जाएगा ये वाला बताओ? 150वां इंस्टॉलमेंट में पूछा है ना, तो 240 -150 और +1, तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 91। और नीचे भी फिर ये 240 की जगह पर 91 रहना चाहिए ना, तो यहाँ भी 91, और पावर 91 का भी वैल्यू दिया हुआ 1.7629, -1 करने पे 0.7629, और नीचे हो जाएगा 1.7629। अब सही है शायद? अब इसका वैल्यू आएगा आपके ये वाला कुछ 10458.70, 10458.70। फिर ये कंप्लीट, अच्छा नहीं नहीं रुको, फिर से गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? अभी तक तो ठीक है शायद। हालांकि सेकंड में हमको पूछा क्या था अल्टीमेटली? प्रिंसिपल रिपेड ना, तो ये सारा सॉल्व कर गुरा के जो मिला है हमको, ये प्रिंसिपल है कि इंटरेस्ट है? ये भी इंटरेस्ट ही आया है। फर्दर प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा काम और करना होगा, क्या बोलोगे बताओ? देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ईएमआई माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ईएमआई आपका कितना था? 24167.82 और माइनस 10458.70। कितना आ रहा है ये सॉल्व करके?
ये आना चाहिए 13,709.12, 13,709.1 चलेगा मेरे ख्याल। फिर अगला पार्ट है आपका कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर अग्रवाल। इसको भी कर ही देते हैं। टोटल इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे? आई थिंक एन इंटू ई एम आई माइनस प्रिंसिपल। एन आपका कितना है? 240। ई एम आई आपका आया था 24,167.82 और माइनस प्रिंसिपल आपका था 30 लाख। ठीक है। सो मेहनत मशक्कत करके ये आएगा इतना क्या? 28,276। 28,276.8 क्या सिर्फ। ठीक है। और इसी का ऑप्शनल पार्ट आपके लिए था बी में कि फाइंड हाउ मच वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू रिपे द एंटायर अमाउंट ऑफ होम लोन। इसका वैसे क्या होना चाहिए थॉट प्रोसेस? मेरे ख्याल में एन इंटू ई एम आई ही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपने तो ईएमआई ही पे किया है ना, उसी में आपका प्रिंसिपल भी जा रहा है और उसी में आपका इंटरेस्ट भी जा रहा है। इस वाले पार्ट का आंसर अगर किसी को करने का मन है तो वो क्या हो जाएगा? एन इंटू ई एम आई। वैल्यूज डालोगे तो क्या होगा? 240 इंटू 24167.82। एग्जाम में देख लेना कि जो कन्वीनियंट फील हो रहा हो उसी को करना। इसमें ऑब्वियसली सेकंड पार्टी ज्यादा कन्वीनियंट, नंबर तो बराबर ही मिलेगा। 58 लाख और 276, 58,276.86 ये आपका आंसर चलेगा। अब इसमें मैं दोबारा दो बात बोलना चाहूंगा। क्वेश्चन इसका सच्ची बताऊं तो बहुत टफ नहीं होता है। शुरू में ये फॉर्मूला भी आपको अजीब लग रहा होगा, थोड़ा दिन लेकिन समय बिताओगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। मेन चक्कर वाला पॉइंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को लेके दो बार चार बार घर पे कोशिश करो बेयर हैंड से करने का, दिमाग लगाओ इसके अंदर में। शुरू में दुखेगा लेकिन बाद में होने लग जाए। ठीक है। और मेन एग्जाम में लेकिन एक एडवाइस है कि जैसे अगर आपको ये भी एडवेंचर करने का मन है ना कि पेपर मेरे को पीछे से स्टार्ट करना है, और पता चला कि बीच में ईएमआई का, ये सिंकिंग फंड का कोई बहुत ही भारी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पड़ गया बीच में, या मान लो कि टाइम सीरीज का ही कोई बहुत डेंजरस कैलकुलेशन का क्वेश्चन पड़ गया, उसको एकदम शुरू शुरू में मत कर। क्योंकि फिर क्या है कि एक्चुअली में होता है कि फर्स्ट आवर में आपका ब्रेन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। आपको ऐसा लगता है कि हर चीज हमको एकदम परफेक्टली करना है, हैंड जमाना है, कैलकुलेशन में थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पेपर में काटा पीटी नहीं होना चाहिए। तो वो ओवर सेंसिटिव होने की वजह से मिस्टेक करने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और फिर पता चला कि इस क्वेश्चन में जहां आपको मान लो कि एक्चुअली 5 मिनट या 7 मिनट में इसको कर देना चाहिए था, वहां पर आप 15 मिनट 20 मिनट लगा दी, तो फिर बाकी नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन के लिए भी समय नहीं बचेगा आपके पास। तो इसको करिए अच्छे से। मार्क्स तो बहुत है इसके अंदर में, पूरा फाइनेंशियल मैथ्स मिला के आई डोंट थिंक कि एक्चुअली ये डिजर्व करता है, लेकिन 15 मार्क है इसके पास में, डिजर्व तो नहीं करता ये कोई भी हालत 15 मार्क वो, लेकिन वो 15 मार्क जो है वो इसी सब बात का है। ठीक है। सो डू स्पेंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम विद दिस मेन एग्जाम में, लेकिन इसको थोड़ा सा आप क्या है कि 1 घंटे के बाद वाले हाफ में करने का ट्राई कर, सेकंड आवर में करने का ट्राई कर। एकदम लास्ट के लिए भी रोक के मत रखना, वो भी थोड़ा रिस्की है, तो बहुत प्रेशर में वहां पर भी कैलकुलेशन में गलती कर दोगे आप, और एकदम शुरू में भी मत कर। ठीक है। सो यहां पर आके आपके अब समझिए कि ये वाला आइडिया भी जो है वो पूरा का पूरा ओवर। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि ईएमआई मैंने आपको कितने तरीके से सिखाया। पहला था मेरे ख्याल में फ्लैट रेट मेथड, दूसरा क्या था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी हम लोगों ने अभी तक कितना अप्रोच देखा है? 2 अप्रोच देखा है। क्या क्या? एक प्लस के फॉर्मूला का और एक माइनस के फॉर्मूला का, लेकिन सब में ओवरऑल जो है वो एक्सपोनेंशियल पावर का ही सपोर्ट हमको दिया हुआ रहता है। इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। सिंकिंग फंड में आपको याद होगा कि मैंने आपको ओवरऑल 3 तरीका सिखाया था क्वेश्चंस को डील करने का। एक तरीका था कि अगर एक्सपोनेंट वाला पावर का कुछ सपोर्ट आपको दिया हुआ रहे तो उस रास्ते पे सोचो। दूसरा था कि अगर लॉग का कोई सपोर्ट दिया हुआ रहे तो उस रास्ते पे सोचो। और तीसरा वहां पे भी था कि एक कंप्लीटली नया सेट ऑफ फॉर्मूलाज को आप याद करो विच वॉज बेस्ड ऑन एन्यूटी फैक्टर, एस एन बार स्लैश आई टाइप का कुछ कुछ था। ठीक है। तो वो एन्यूटी फैक्टर वाला जो चक्कर है ना, वो यहां पर भी आ सकता है। अभी तक एग्जाम में ये कभी आया नहीं है। एमएल में कुछ क्वेश्चन इसके बिहाफ पे दिया हुआ है, इस एन्यूटी फैक्टर वाले आइडिया पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो बहुत पहले सीबीएसई ने एक बार हैंडबुक रिलीज किया था, मतलब काइंड ऑफ वो इसका टेक्स्ट बुक था, फिर सीबीएसई ने उसको मना कर दिया, लेकिन नहीं हम इसको नहीं लेना चाहते। ठीक है। उस चीज को जो है वो उसके अंदर में भी जो है वो ये वाला जो फॉर्मूला है वो मेंशन किया हुआ और कुछ क्वेश्चंस इसका दिया हुआ। ठीक है।
तो प्रॉपरली आप उसको जो है वो थोड़ा प्रैक्टिस करने का ट्राई कर। एक बार आप इस पेज को देख, फॉर्मूला बेस्ड ऑन एन्युटी फैक्टर। पहला फॉर्मूला ईएमआई का जो नॉर्मली हमारे लिए क्या होता था, पी इंटू, बोलो एक बार, पी इंटू आई इंटू 1 + i⁻n, और नीचे क्या होता था बताओ, 1 + i⁻n माइनस, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का रिप्लेसमेंट एन्युटी फैक्टर के फॉर्मेट में ये वाला हो। ठीक है, जहां पर पी आपका वही नॉर्मल लोन अमाउंट है, फिर उसके बाद में जो एन है आपका, वो एन का मतलब वही के इंटू टी, और आई का मतलब फिर से वही हो जाएगा आपके लिए R/1200। और क्वेश्चन के अंदर में ये वाले फैक्टर का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिया हुआ है। मैं एक सैंपल दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन को देखो, अ पर्सन amortizes द लोन ऑफ 1,50,000 फॉर अ न्यू होम by obtaining a 10-year mortgage at the rate of 12% compounded monthly, find EMI and total interest paid। और आप देखो कि सपोर्टिंग वैल्यू कैसा दिया हुआ। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हैं, 10 साल के लिए, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आप 120 मेरे ख्याल। फिर आपके आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 1200, काटा पीटी करने के बाद वो कितना हो जाएगा 0.0। और ए 120 बार स्लैश आई का आपको वैल्यू डायरेक्टली दिया हो। तो अगर ऐसा सपोर्टिंग वैल्यू दिया हुआ है तो वो पुराना वाला फॉर्मूला लगा के कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, मेरे ख्याल में 1.01 टू द पावर 240 का आंसर चाहिए पड़ेगा, 240 सॉरी कितना 120 का आंसर चाहिए पड़ेगा, क्योंकि वो तो है नहीं आपके पास। तो इस टाइप का सपोर्टिंग वैल्यू अगर आपको देता है ना, फिर आपको यही सेट ऑफ फॉर्मूला समहाउ जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके पहले समझा देता हूँ, फिर लिखो, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला तो है कि ईएमआई का ही नया फॉर्मूला, पी लोन अमाउंट डिवाइडेड बाई ए एन बार स्लैश आई। दूसरा फॉर्मूला है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केएस पीरियड। इसके लिए नॉर्मल फॉर्मूला क्या था आपका, पी इंटू 1 + i⁻n - k+1 - 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 + i⁻n - k+1। ठीक है, लेकिन यहां पर वो सारा चीज समेट के मान लो कि एक सिंपल सा कुछ इस आइडिया में कन्वर्ट हो, ईएमआई इंटू क्या ए n-k+1 स्लैश, उतना भारी भरकम। फिर सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला वहां पर क्या चीज का था, इंटरेस्ट पेड इन केथ इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर भी उसी चीज का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट पेड इन केथ इंस्टॉलमेंट, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट अलग। इसमें ईएमआई इंटू आई इंटू ये सेम है दोनों। ठीक है, फिर उसके बाद में है प्रिंसिपल पेड इन द केथ इंस्टॉलमेंट। तो ये तो मेरे ख्याल में सेम ही है कि जो ओवरऑल आपका ईएमआई का वैल्यू होगा माइनस जो भी आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, और लास्ट में है टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट का मतलब वही सेम, एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल, चलेगा मेरे ख्याल में। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट कुछ नया नहीं है, ये सेम ही है, पहले पढ़ चुके हो। फर्स्ट सेकंड और थर्ड को आप लोग कॉपी कर, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो इसी को देखो, अब पर्सन एमोर्टाइजेस अ लोन ऑफ इतना बाय अ न्यू होम। ईएमआई का फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए, अब तो फॉर्मूला बदल जाएगा। लिखूं, पी इज इक्वल्स टू क्या, सॉरी, ईएमआई इज इक्वल्स टू पी बाई ए एन बार स्लैश आई। सो दिस इज इक्वल्स टू पी कितना है आपका 1.5 लाख डिवाइडेड बाई ए, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा सोचो टेक्निकली, 10 साल का है इंटू 12 तो 120, और आई का वैल्यू 12% डिवाइडेड बाय 1200, मेरे ख्याल में 0.0। फिर इसका वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है आपको, सो इट विल बिकम 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 69.689। और सॉल्व करने के बाद ये फिगर एक बार चेक कर लो मैच कर रहा है कि नहीं, वैसे करना तो चाहिए। 2152.43, 2152.4। ठीक है, सेकेंड वाला देखो क्या बोला, टोटल इंटरेस्ट पेड। इसमें क्या होगा आइडिया, मेरे ख्याल में एन इंटू ईएमआई माइनस पी। तो एन इंटू ईएमआई मतलब कितने बार ईएमआई देना है आपको, 120 इंटू ईएमआई का वैल्यू 2152.43, और माइनस प्रिंसिपल आपका 1.5 लाख। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आएगा 1,08,290।
1,08,290 और 0.46 ये आना चाहिए। ठीक है, मेन मोटा मोटा बात क्या, देखो सॉल्व करने में कोई वैसे प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। मेन है कि बस इंफॉर्मेशन जैसा दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको ढंग से चूज करना है कि मतलब उस सिचुएशन में कौन सा लगाने से आपको फायदा हो। क्लियर मेरे ख्याल में? नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आऊंगा, उस चीज पे भी आऊंगा। अभी हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, फिर मैं उस पर कमेंट करूंगा। चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। अगला आप देखो इसको, सेम ही है, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं इसको भी। अ कपल विशेस टू परचेज अ हाउस फॉर 10 लाख विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 2 लाख। तो लोन कितना हो जाएगा? 8 लाख। If they can amortize the balance at 9% per annum compounded monthly for 25 years, what is their monthly payment and what is their total interest paid? मंथली पेमेंट मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? ईएमआई। और टोटल इंटरेस्ट पेड में क्या हो जाएगा? वही सेम, एन इंटू ई एम आई माइनस प्रिंसिपल। तो लिखो, फर्स्ट पार्ट में ईएमआई का वैल्यू निकालना है आपको, और यहाँ पर भी आप देखो कि एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला उसी के हिसाब से चूज करोगे आप। ईएमआई इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में पी डिवाइडेड बाई ए एन बार स्लैश आई। पी के जगह पर मेरे ख्याल में कितना? 8 लाख डिवाइडेड बाई ए। एन के जगह पर कितना आएगा? 25 साल का है तो 25 इंटू 12, और लीप ऑफ फेथ लेता हूं 311 होगा। और यहां पर आई का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए? 9 डिवाइडेड बाई 1200, और उसका भी आंसर यही वाला होना चाहिए, 0.0075। सॉल्व करने पे फर्दर ऊपर 8 लाख डिवाइडेड बाय नीचे 119.1616, और सॉल्व करने पे कितना आ रहा है आप लोगों का? 6713.57। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट पेड का आंसर इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में एन इंटू ई एम आई माइनस पी। सो एन के जगह पर कितना हो जाएगा इसमें? 300 इंटू ई एम आई के जगह पर 6713.57, और माइनस प्रिंसिपल में 8 लाख। तो ये सॉल्व करने पे 1,21,000, 12 लाख है क्या? 12,14,071। शार्प इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है, 12,14,071। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। लास्ट क्वेश्चन, इसको देखो। देखो एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा आप लोग बताना कि जो पूछा है ना उसका आपके हिसाब से इंटरप्रिटेशन क्या है। ये कह रहा है कि मिस्टर एम बोरोड 10 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ हाउस एंड रिपे बाय मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन 10 years। ठीक है, द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना कंपाउंडेड मंथली। द बैंक कैलकुलेटेड द ईएमआई टू बी इतना। फाइंड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो टूल्स आपके पास में अवेलेबल है और जो सवाल आपसे पूछा है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच। पहले तो सवाल का मीनिंग बताओ हमको, आपके हिसाब से क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट पेड इन द फर्स्ट ईयर, इससे क्या समझते हो? एक साल में कितना महीना होता है? और आपको क्या पूछ रहा है? 12वें महीने का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि पूरा 12 महीना मिला के इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है? पूरा 12 महीना मिला के इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। और पूरा 12 महीना मिला के कोई इन्फॉर्मेशन निकालने का तो तरीका ही नहीं है हमारे पास। हम तो 12th मंथ, 13th मंथ, 14th मंथ, 15th मंथ किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में फिर भी बाइफरकेशन कर सकते हैं कि चलो इसमें इंटरेस्ट इतना गया होगा, प्रिंसिपल इतना गया होगा, लेकिन ऐसे 12 महीना का मिला के एक साथ तो नहीं बता सकते। तो इसमें जो पूछा है, पहले तो आपको उसको ढंग से समझना पड़ेगा कि एक साल में जो आपका सारा ट्रांजेक्शन हुआ सब मिला के ओवरऑल प्रिंसिपल कितना रिपे हुआ और ओवरऑल इंटरेस्ट कितना रिपे हुआ। टू बी ऑनेस्ट, ध्यान से पहले हमको सोचना पड़ेगा कि अपने टूल को हम कैसे वाइजली यूटिलाइज करें, इससे कि फटाक से हम इसका आंसर दे सकें। अब मैं एक एक करके स्टेप वाइज बताता हूँ। कन्विंस्ड हो तो बढ़िया है, आगे लिखेंगे। नहीं कन्विंस्ड हो तो थोड़ा और बात करेंगे उस पर। ठीक है, फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, क्या पूछा बताओ। 12 महीना में 12 ईएमआई गया होगा, सारा 12 का 12 ईएमआई मिला के टोटल प्रिंसिपल कितना रिपे हो गया और टोटल इंटरेस्ट कितना रिपे हो। इसका एक तरीका मेरे दिमाग में ये है, देखो
कि आप 13th मंथ के बारे में सोचिए। जो 13th मंथ होगा आपका, वो 13th इंस्टॉलमेंट होगा आपका, ये 13th ईएमआई होगा। आपके पास में एक फॉर्मूला है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ इंस्टॉलमेंट। ये फॉर्मूला है अपने पास में। 13वें इंस्टॉलमेंट के पहले हमारा प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा वो हम निकाल सकते हैं शायद बाय यूज ऑफ दैट फॉर्मूला। ठीक है, 13वें इंस्टॉलमेंट के पहले जो प्रिंसिपल हमारा ड्यू रहेगा वो आप सोचो कि वो 10 लाख होगा कि उससे कम हो, कितना कम हो वो तो देखना पड़ेगा। अब पॉइंट है कि जो आंसर हमारा निकलेगा, डोंट यू थिंक कि वो जो कम हुआ होगा वो बिकॉज ऑफ प्रीवियस 12 ईएमआई हुआ होगा। अब सोचना थोड़ा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिससे हम 13th इंस्टॉलमेंट को पे करने से पहले हमारे नाम पे और कितना लोन ड्यू है वो पता कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका वैल्यू इससे कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? तो फर्स्ट ईयर के दौरान यानी कि पहले 12 इंस्टॉलमेंट में जितना प्रिंसिपल पे हो गया होगा थोड़ा थोड़ा करके, उतना प्रिंसिपल हमारा कम हो गया होगा। है बात समझ? तो मेरा ऐसा मानना है कि 13th इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले वट एवर इज प्रिंसिपल ड्यू, ठीक है, उसको इफ आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 लाख मेरे को मिल जाएगा कि द प्रिंसिपल रिपेड इन द प्रीवियस 12 इंस्टॉलमेंट्स। देखो ये समझ में आता है कि नहीं आता? एक बार और बोलूं कि हो जाएगा? बोल लेता हूं, एक बार और बोल लेता हूं। 13th इंस्टॉलमेंट के जस्ट पहले प्रिंसिपल कितना ड्यू है वो आप निकाल सकते हो। मान लो कि ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट मान लो कि वो 9 लाख आता है। कितना आता है बताओ? कितना कम हो गया आपका प्रिंसिपल ड्यू? पहले तो 10 लाख था, अब 1 लाख कम हो गया। 1 लाख कम कैसे हुआ? बैंक वाला आप पे दया दिखा रहा है क्या? वो तो नहीं दिखा रहा है। ऑब्वियसली जो पिछला 12 इंस्टॉलमेंट आपने पे किया होगा उसमें थोड़ा 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 करके आपने प्रिंसिपल रिपे कर दिए, और सब मिला के 12 का 12 इंस्टॉलमेंट मिला के ओवरऑल आपने 1 लाख पे किया होगा। इसीलिए आज आपको ड्यू कितना दिखा रहा होगा 13th मंथ के बिगिनिंग में? 9 लाख। ये बात समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 13th मंथ जो भी मैं निकालूंगा, दैट अमाउंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट विल गिव मी टोटल प्रिंसिपल रिपेड इन द फर्स्ट 12 इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट ईयर। ये समझ में आता है कि थोड़ा पूरा पक्का? उसको निकालने के बाद में दूसरा आइडिया मेरे पास में ये है कि फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब मिला के टोटल पैसा मैंने कितना पे किया होगा, कितना ईएमआई भरा मैंने फर्स्ट ईयर के दौरान? 12। हर ईएमआई का वैल्यू फिक्स है, तो मैंने टोटल पैसा कितना पे किया? 12 इंटू दिस। ये मैंने टोटल पैसा पे किया। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं कि फर्स्ट ईयर के 12 इंस्टॉलमेंट में टोटल मेरा प्रिंसिपल कितना रिपे हो गया हो। तो अगर मैं टोटल पेमेंट में से प्रिंसिपल पेड माइनस कर दूं तो इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बात समझ में आया? लिखो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ कौन सा महीना? 13th मंथ इज इक्वल्स, रिकॉल करो फॉर्मूला क्या होगा आपका? हाँ, और एन्युटी फैक्टर वाला फॉर्मूला बोल लो, ईएमआई इनटू ए एन बार नहीं, एन माइनस के प्लस 1 बार स्लैश आई। ईएमआई कितना है आपका? 12668 इनटू, इसमें माथा पीछे करोगे ना तो ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 साल है तो 120 माइनस 13th मंथ का फोकस कर रहे हो तो -13 और +1 इस पे बार। आई का वैल्यू होगा आपके लिए 9 डिवाइडेड बाय 1200, वो इतना ही रहेगा 0.0075। ठीक है, अच्छा 120 माइनस 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1080 होना चाहिए, चलेगा? तो अल्टीमेटली 12668 इनटू इसका वैल्यू ये दिया हुआ आपको 73.83916। कितना आ रहा है बताओ? ये आना चाहिए, ये 935394 935394.48। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में? ये क्या है बताओ? ध्यान से अच्छे से बताओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप लोग याद करें इस चीज को, समझ में आना चाहिए आप। ये है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 13 मंथ। ऑब्वियसली ये मेरे एक्चुअल लोन अमाउंट से कम है। क्यों कम है? क्योंकि पिछले, सिंस ये 13वें इंस्टॉलमेंट का बिगिनिंग वाला पार्ट है, तो इसके पहले कितना इंस्टॉलमेंट रिपे हो चुका है? 12 इंस्टॉलमेंट। उस 12 इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके प्रिंसिपल भी रिपे हुआ होगा, और उसी की वजह से इसका अमाउंट 10 लाख से कम होकर अब इतना रह गया है। अब अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई पिछले 12 इंस्टॉलमेंट टोटल प्रिंसिपल कितना रिपे हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूं? 10 लाख टोटल ड्यू था,
अब इतना बचा है, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है इसका वो रिपे हो गया होगा। तो लिखो देयरफॉर प्रिंसिपल रिपेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल रिपेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 935394.48। ठीक है, देखो तो कितना आ रहा है, 64605.5 64605.5 चलेगा मेरे ख्याल में। तो ये हो गया आपके क्या, फर्स्ट ईयर के दौरान रिपे हुआ हुआ प्रिंसिपल। और आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 12 इंटू EMI माइनस दिस, लिखो नाउ इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 12 इंटू EMI माइनस क्या, इसको क्या बोले, प्रिंसिपल पेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, सो 12 इंटू कितना था आपका EMI 12668 माइनस प्रिंसिपल था आपका 64605.5। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पे 87410.48 87410. ठीक है, इसके साथ में EMI का सब कुछ खत्म हम लोग के लिए। थोड़ा सा PYQ डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, आओ देखो, पढ़ो इसको, कर लिया शायद। बस इसमें हमने जिसको किया उस टाइम पर हमारा क्या था, पॉजिटिव, ये नेगेटिव के साथ में बात कर। ये हमारे वाले में हमने एक आधा क्वेश्चन तो एन्युटी फैक्टर से भी किया है, बट ये नेगेटिव पे ही है, तो फॉर्मूला ध्यान से चूज करना है। इसको देखो, ये किया हुआ शायद, नॉर्मल फ्लैट रेट सिस्टम, सुरजीत वाला भी किया हुआ है। ठीक है, वही है। अच्छा, इसमें मैं कुछ जो बोलना चाह रहा था आपको, मैं और एक दो क्वेश्चन में हाईलाइट करके दिखाऊं। जैसे क्वेश्चन को में बाकी वैल्यू पुटिंग और ये सब वो सब तो आपसे हो ही जाएगा, लास्ट में जाके कैलकुलेशन का ही पंगा रहता है। इसमें तो फिर भी थोड़ा गलत ढंग से मार्क्स बांटा हुआ है कि इस पार्ट के लिए आपको मतलब इन्फॉर्मेशन डिकोड करने के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है, और फॉर्मूला राइटिंग के लिए आपको मतलब कि सब मिला जुला के 2 नंबर दिए। बट आगे चल के कुछ क्वेश्चंस में आई विल शो यू कि ये चीज भी ना और बंटा हुआ रहता है। डिकोडिंग का कुछ मार्क्स है, फॉर्मूला लिखने का कुछ मार्क्स है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का कुछ मार्क्स है, और लास्ट में जाके कैलकुलेशन का बस पे आधा नंबर है। तो इनकेस अगर आपका फाइनल कैलकुलेशन 100% मैच नहीं भी कर रहा है, तो भी मतलब चांसेस है कि आपका बस आधा नंबर ही कटेगा, बाकी सारा चीज अगर आपने ढंग से करा। इसमें भी एक एडवाइस ये है, देखो जैसे इसमें तो खैर दिया ही, मान लो कि आपको 4 ही प्लेस तक है, तो कोई उतना टेंशन नहीं है, 4 प्लेस तक आपको करना भी चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में आगे चल के होगा क्योंकि 4 प्लेस से ज्यादा तक का आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो वैल्यू पुटिंग तक ना मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि वैल्यू पुट जहां तक आप कर रहे हैं, फॉर्मुला बिठाया आपने, फिर उसमें आपने वैल्यू रिप्लेस किया, वहां तक आई विल सजेस्ट कि आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप आराम से सारा का सारा डालते रहिए। कैलकुलेशन के टाइम पर जो है वो 5 प्लेस, 6 प्लेस, 10 प्लेस तक आपको देखने का दरकार नहीं। आप क्या करो कि मतलब 4 डिजिट तक देखो, और 4 डिजिट तक देख के अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, और जो आएगा वो हो जाएगा। अगर मान लो कि फुल मार्क्स मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो मैक्सिमम आपका आधा नंबर ही कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, मैं आगे एक और चीज अभी आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, फिलहाल चलो इस क्वेश्चन को देखो। तो ये शायद थोड़ा सा गलत क्वेश्चन यहाँ आ गया, ये सिंकिंग फंड का है। ठीक है, इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसको देखो, किया वही। अब इसी में देखो, जैसे बहुत दे दी, तो आप वैल्यू रिप्लेसमेंट तक का क्या करो ना कि मतलब जो दिया है वो सब कुछ रिप्लेस करो, यहाँ तक एज इट इज लिखो। इसी में देखो कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लास्ट वाले स्टेप का मतलब कैलकुलेशन का सिर्फ ये आधा नंबर है, देखो दिख रहा है, और बाकी सारा का सारा वैल्यू रिप्लेसमेंट, फॉर्मुला राइटिंग, उन्हीं सब चीज का नंबर है। तो आप यहां तक तो अच्छे से कर ही सकते हो। इसके बाद मेरा सजेशन है कि माथा नहीं लगाना है, आप 4 डिजिट देख लो, यहाँ पे राउंड ऑफ कर लो अपने हिसाब से, साइड में कैलकुलेशन करो, सीधा आंसर यहाँ पर लिखो।
और अगर मान लो कि इससे 100-200 रुपया ऊपर नीचे भी रहा, अगर टीचर समझदार है तो वो नहीं काटेगा आपको, वो जानता है कि चलो ठीक है, इतना हैवी कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर राउंड ऑफ करके चेंज आ ही सकता है। इन केस लेकिन फिर भी अगर वो काटना भी चाहता तो भी आपका मैक्सिमम कितना काट लेगा, वो तो आधा नंबर। ठीक है, इसको इस तरीके से करना है आप लोग। ये आज ही कर लिया, अभी ही किया इनफैक्ट थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद में इसको देखो, दोनों मेथड से करना है आपको, सेम ही चीज को, फ्लैट रेट से भी और रिड्यूसिंग बैलेंस से भी। और रिड्यूसिंग बैलेंस में नेगेटिव है तो फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चूज करोगे आप। फिर इसमें देखो एमसीक्यू फ्लैट रेट मेथड, कुछ खास नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में लास्ट क्लास कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, इसको देखो, अब ये सब थोड़ा सा डेंजरस है, अब इतना प्रिसाइज आप, लेकिन वही है कि लिखते समय ईमानदारी दिखाना, कैलकुलेशन करते समय आप 4 डिजिट पे आप खुद को समेट लें। मतलब आपके लिए कैलकुलेशन में इसका वैल्यू क्या यूज करोगे आप, 0.106 2 की जगह 3 कर दो और फिर आप कैलकुलेट करो और जो आएगा वो आंसर। ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें देखो ये लोग खुद भी एक काम क्या किया, ये क्वेश्चन में मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, देख लिया ये वाला, बाकी कर तो लोगे ही। और इसमें देखो खुद ये लोग इतना डेंजरस वो दिया ना वैल्यू, कि लोग खुद भी आंसर में, ये सीबीएसई का अपना दिया हुआ आंसर है। इसमें देखो क्या लिखा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, नोट पढ़ो इसको, क्या है, द स्टूडेंट इज अलाउड टू यूज एनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब किसी किसी बार ये नोट डालता है, कभी कभी नहीं डालता है, लेकिन फिर भी मान लो कि अगर ठीक टीचर के हाथ में आपका पेपर पड़ा तो उसको पता है कि अच्छा हाँ ये ऐसी हो, तो आप अप्रोक्सीमेट के भी करोगे तो आएगा आपका। लेकिन हाँ, लिखते समय डोंट मेक मिस्टेक, आप जो भी है वैसा लिखना। ठीक है, बाकी इसको पढ़ो, ये कुछ नहीं, ऐसे फालतू सा एक कहानी दिया हुआ है कि अच्छा क्या होता है इंटरेस्ट, क्या होता है रिपेमेंट, और कितना मेथड है हमारे पास। ठीक है, फिर आगे एक्चुअल क्वेश्चन उसका ये वाला है, और इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। चले आगे। ठीक है, यही लास्ट। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, और आज के लिए भी इतना ही।